हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th की बात करेंगे अकाउंटेंसी की। आज के सेशन में हम क्लास 11th यूनिट सेकंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस क्लास 11 पे बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है एक, तो ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो ज़रूर देखें। बहुत सारी टर्म्स अकाउंट्स में यूज़ होती है, बहुत सारे हैं। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, परचेज क्या है, सेल्स क्या है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। एक फर्स्ट चैप्टर पे है, उसकी 2 वीडियोस बनाई हैं, टोटल 3 वीडियोस हैं, ज़रूर देखें। और आज हम कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस की बात करेंगे। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन ज़रूर आता है, 100% आता है। थ्योरी का क्वेश्चन आना ही आना है, मस्ट आना है, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से क्लियर करें। आइए चलते हैं पढ़ाई की ओर। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इस यूनिट का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, गाइडलाइंस डेवलप्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में क्या क्या आता है? इसमें प्रिंसिपल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारे रूल्स आते हैं, गाइडलाइंस आती है, जो कि इसलिए बनाई गई है ताकि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम, कंसिस्टेंटी का मतलब लगातार। जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी 2 वर्ड हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये आ सके, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं और पता लगेगा क्या है ये आप यहाँ एक नाम देख रहे होंगे, गैप, दिस वन, GAAP। इसका नाम है जी से जनरली, ए से एक्सेप्टेड, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बोलते हैं इसको। क्या नाम है? GAAP, गैप बनाया गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, मेथड्स, certain accounting principles have been accepted by accounts all over the world। ये जो है ना गैप, इसका नाम ही है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पूरे वर्ल्ड में जितना भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, अकाउंट के प्रोसीजर्स, अकाउंट के मेथड्स और कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, पूरे अकाउंटेंट जितने भी हैं वो यूज़ करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ करते हैं, ताकि सिमिलरिटी और होमोजीनियस, यूनिफॉर्मिटी और सिमिलरिटी सेम मेंटेन हो सके। इसके लिए बनाए गए हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो यहाँ लिखा भी है, रूल्स, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर्स, ये सारे बनाए गए हैं, तो इसको गैप बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दिस वन, गैप, ठीक है। क्यों बनाए गए हैं? ताकि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर सकते हैं हम इंटरनेशनल भी आ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में सारे अकाउंट्स के मेथड, तरीके, काम करने के प्रोसीजर सब एक जैसे हैं। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं, उनको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। द रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर टर्म्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप। वो रूल्स और वो गाइडलाइंस जो अकाउंट्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, रिपोर्ट की जाती है, उनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। आप यही पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशंस। इनको कॉन्सेप्ट और कॉन्वेंशंस भी हम कहते हैं। यही सारे इस हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें डिस्कस होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप बोलते हैं हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। देखिए ये रहा, ये इसकी डेफिनेशन है। एक्चुअली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम, तो वही है ये। ए मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। मतलब एक मोड ऑफ कंडक्ट जो इम्पोज की जाती है कि अकाउंटेंट पे, चाहे कस्टम के द्वारा, चाहे कानून के द्वारा, चाहे किसी प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, कॉलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, PRINCIPL। ये तो स्कूल वाला प्रिंसिपल है। इधर ये डिफरेंस ही है, ये एंड में PAL होता है जबकि इसमें PLE होता है। तो हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है वो स्टेटमेंट, अकाउंटेंट शुड फॉलो गैप, हम पीछे पढ़ रहे थे अभी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या कह रहा है? ताकि
यूनिफॉर्मिटी हो सके, जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसमें अकाउंटेंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, गैप बोला जाता है। ये पीछे मैंने आपको बताया इसके बारे में, गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये भी रहा गैप का मतलब, भी पीछे वाले ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि ये रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग टाइप पे बिजनेस ट्रांजेक्शन में यूज़ की जाती है ताकि सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो सके। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अकाउंट्स के तरीके, माध्यम, मेथड सब एक जैसे हो सके, इसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं। ठीक है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं, एक्शन होते हैं या कंडक्ट होते हैं अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट यूज़ करते हैं। ये रूल्स हैं, एक्शन या कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते समय कुछ रूल्स, कुछ एक्शंस, प्रिंसिपल्स समझते हैं आप। सिद्धांत क्या होते हैं? किसी भी काम को करने का तरीका, रूल्स। एक सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, पूरा बैल तैयार होता है, पूजा पाठ करके तब कुछ अन्न ग्रहण करता है। एक सुबह होता है, उठता है और उठते साथ ही एक बैड टी पी लेता है। तो ये अपने अपने तरीके हैं काम करने के, प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसे अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? ये 3 फीचर्स होते हैं। नंबर है, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये सारे मैन मेड हैं। मैन मेड का मतलब हमने ही बनाए हैं। ये प्रिंसिपल्स वो नहीं है जो बने बनाए हैं, नेचर वाले प्रिंसिपल नहीं हैं, ये मैन मेड हैं। ठीक है, कृत्रिम हैं, ये बनाए गए आदमी के द्वारा, तो समय समय पर इसमें चेंज किया जा सकता है। नंबर सेकंड, ये फ्लैक्सिबल है नेचर में। फ्लैक्सिबल का मतलब हो गया कि इसमें अगर ज़रूरत होती है, हमें लगता है कोई रिजिड है, काफ़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें आप यूज़ करके हमसे दोबारा उसको हम फ्लैक्सिबल होते हैं, हम दोबारा बदल सकते हैं, अगर बदलना चाहे तो, कुछ चेंज करना चाहे कर सकते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। हम पढ़ ही रहे थे गैप कि ये मोस्टली सब अपनाते हैं इनको। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की? अकॉर्डिंग accounting information is meaningful and useful for users if accounting records and financial statements are prepared following generally accepted accounting information in standard form which are understood। तो इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सारा अकाउंट जो है लगभग एक जैसा हो जाए। ठीक है, और जो उसमें इंफॉर्मेशन निकलने वाली हो मीनिंगफुल हो, सारे यूज़र्स के लिए बहुत यूज़फुल हो। इसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अमर जो हैं आए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे लोग टोटल 13 हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल 13 हैं, लेकिन इस वीडियो में 7 तक, अप टू 7 जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए गए हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली सारे, और ये जो सारे हैं बाद के 8 टू आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप तो दोनों वीडियो देखिए, मैंने नहीं बनाए इसलिए क्योंकि फिर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। अब आप देखेंगे, पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी, ये सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिजनेस एंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार सीए वगैरह सब जगह यूज़ होते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पहले मैं ये लैंग्वेज ना बता के अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस, आप यहाँ पर ये बताएंगे बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये कहना चाह रहा है बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एंट्री करते हैं तो बिजनेस के हिसाब से करते हैं, बिजनेस में क्या आ जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है वो देखते हैं, ना कि बिजनेसमैन की जेब में क्या आ रहा है या क्या जा रहा है वो नहीं देखते। ठीक है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ है। बिजनेस का अपना नाम होता है अलग, और इस नाम से ही बिजनेसमैन अपनी जितनी भी एसेट वगैरह लायबिलिटी वगैरह अपने नाम से खरीदता है, अपने नाम से बेचता है, इसको सेपरेट एंटिटी माना जाता है। यही इसमें पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, ठीक है, जो बिजनेस है वो एक अलग ही सेपरेट एंटिटी अपने ऑनर से। वही जो ऊपर बात बता रहा था मैं, सेम ये वाली बात आ रही है, थोड़ी सी दूसरी फॉर्म में आ रही है कि बिजनेस जो है अलग एंटिटी और डिस्टिंक्ट एंटिटी माना जाता है अपने ऑनर से। देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ऑनर्स। बस यहाँ तक वैसे तो इनफ है, यहाँ तक नेट टू द पॉइंट यही है कि इसलिए हम जो भी एंट्री बिजनेस में करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करते हैं, बिजनेस मैन या ऑनर के पॉइंट ऑफ के हिसाब से नहीं करते। और समझना है तो एग्जाम्पल में चले जाएँ, डिटेल में जाना है तो, नहीं तो यहाँ तक 3 लाइनें बहुत है, अगर 1 या 2 मार्क्स का आ रहा है तो, और ज़्यादा आ रहा है मोर देन दैट तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखते हैं आपको अच्छे से क्लियर होएगा। इफ़ ऑनर ब्रिंग्स
रुपीज़ 1 लाख एज कैपिटल इन बिजनेस, अगर एक मालिक 1 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल लगाता है, इट इज़ ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू ओनर, इसको लायबिलिटी में भी शो करा जाता है एज ए कैपिटल फॉर्म में। सिमिलरली इफ ओनर्स विड्रू 5000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ऐसे ही अगर बिजनेसमैन पर्सनल अपने यूज़ के लिए बिजनेस से 5000 रुपये निकाल रहा है तो इसको एक रिडक्शन दिखाया जाता है और उसकी कैपिटल में ड्राइंग मानकर कॉन्सिक्वेंटली रिडक्शन इन लायबिलिटी इन द बिजनेस साइड ओनर। तो वो यही बता रहा है कि अगर पैसे लगाया जाता है तो इसको हम दिखाते हैं 1 लाख रुपए जो मालिक ने तो इन्वेस्ट किया, लेकिन हम कैपिटल साइड में भी दिखाते हैं कि बिजनेस को मालिक को वापस करनी है, बिजनेस के हिसाब से एंट्री हो रही है। और ऐसे अगर कोई विड्रॉ करके लेके जा रहा है बिजनेस में पर्सनल यूज़ के लिए तो इसको हम कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग की तरह दिखाते हैं लेस करके। तो ये इसलिए दिखाया जा रहा है बिजनेस और बिजनेसमैन 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सारे ही कॉन्सेप्ट पहले जो 7 हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनी मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें आप इसको, नाम से पता लग रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर हम इसमें पहले क्या लिखा है इसकी बात नहीं करते, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नाम से ही पता लग रहा है कि इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा माप की मान्यता, कि इन आवर अकाउंट्स इन आवर बुक्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड विच we can measure in terms of money, and then only those transaction we will record which we can measure in terms of money, otherwise other transaction we cannot record however से important they are। ठीक है, कहने का मतलब हम अपने बिजनेस में सिर्फ वही एंट्री, वही ट्रांजेक्शन्स, वही इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जिनको मनी में मेज़र किया जा सकता है, मॉनेटरी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है या मापा जा सकता है। जिन्हें मॉनेटरी फॉर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, नहीं मापा जा सकता, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। बस इसमें यही बोला जाता है। अब इसको पढ़ते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यही मेन बात है इसकी। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन्स, वो ही इवेंट जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी टर्म्स में, वो ही हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक्स में। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। और जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है जिनको हम पैसे में नहीं माप सकते, जिनकी वैल्यू पैसे में नहीं निकाल सकते हम, उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे हमने एक अपॉइंटमेंट करी मैनेजर के साथ तो उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, अपॉइंटमेंट तो ओरल होगी, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक कैपेबिलिटीज़ क्या है ह्यूमन रिसोर्स की, ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर में झगड़ा हो जाता है और उनके बीच जो डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा एक और बता रहा है, ये वैसे यहाँ तक तो बहुत है, अगर इसको 1 या 1 या 2 मार्क्स में लिखना है, थोड़ा डिटेल और पढ़ लेते हैं। अनदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑफ ट्रांजेक्शन आर टू बी केप्ट नॉट इन फिजिकल यूनिट बट इन मॉनेटरी यूनिट। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो फिजिकल यूनिट में होना चाहिए, मॉनेटरी यूनिट में, फिजिकल यूनिट में ना होकर मॉनेटरी यूनिट में होना चाहिए। दिस वन इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 2 बिल्डिंग हैं, 15 कंप्यूटर्स हैं, 20 ऑफिस टेबल्स हैं, आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज दे आर फिजिकल यूनिट नॉट इन मॉनेटरी यूनिट। अगर इनकी वैल्यू निकाल दिया कि 2 बिल्डिंग की वैल्यू 1 है, मान लो 1 करोड़ रुपीज़, तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। 15 कंप्यूटर्स की वैल्यू है 50 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 लाख रुपीज़, तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे 20 ऑफिस टेबल की जो भी वैल्यू होगी, अगर इनको मॉनेटरी फॉर्म्स में होगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा, सिंपल नंबर से रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक, आगे और डिटेल में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे इतना बहुत है। लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज वैल्यू ऑफ रुपीज डज नॉट रिमेन सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट रिफ्लेक्ट इन द बुक्स डज नॉट चेंज एनी फेयर व्यू ऑफ बिजनेस अफेयर्स। खैर आपके लिए 11th क्लास पे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये फाउंडेशन में है, लेकिन सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं कि ये इसका एक लिमिटेशन है कि इसमें जो रुपी है, वैल्यू है रुपी की, डज नॉट रिमेन सेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कई बार सेम नहीं रहती, बढ़िया घट भी जाती है। अगर कोई चेंज आता है तो वो रिफ्लेक्टेड यहाँ नहीं माना जाता इन दी फेयर व्यू ऑफ बिजनेस अफेयर के हिसाब से। ठीक है, नंबर 3 है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले 7 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ये मान के चलिए कोई भी 2 कॉन्सेप्ट 4 या 5 मार्क्स के अब भी फर्स्ट टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी आएंगे। ये जरूर आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। ये थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझें। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर हम किताब की बात ना करते, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो, ये एज्यूम किया जाता है कि हम लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा। हम ये मान के नहीं कर चलते कि हमारा बिजनेस विल क्लोज इन न्यूर फ्यूचर। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी विल एज्यूम दैट आवर बिजनेस विल गो एंड गॉन फॉर अ लॉन्ग रन इन आवर फ्यूचर। देयर विल बी द नो शट डाउन ऑफ आवर बिजनेस इन शॉर्ट रन, ये माना जाता है इसमें। इसके हिसाब से हम मानते हैं हमारा बिजनेस चलता रहेगा, यही सोच के हम एसेट्स खरीदते हैं और उन पर 10-10, 15-15, 20 साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि हम यही मानते हैं, क्योंकि अगर पहले से ही मान के चलेंगे बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर हम बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी बात सारी आपको क्लियर हो जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनेटली।
ये इनडेफिनेटली का साइन होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि हम इसमें मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू करेगा अपने ऑपरेशंस को लंबा इन्फिनिटली, इनडेफिनेटली मतलब इनडेफिनेट चलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे इनडेफिनेट जैसे लाइन है, कोई अंत नहीं है इसका, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडिटी इन दी फोरसीनेबल फ्यूचर। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस खत्म नहीं होगा, बिजनेस जब खत्म होता है उसे लिक्विडेट बोलते हैं, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट। यही कारण है, नेट में तो बेटे 1-2 नंबर में 1-2 मार्क्स में लिखना है तो ये बहुत है, तो इसका मतलब समझिए गोइंग कंसर्न, हम ये मान के चलते हैं हमारी कंसर्न गोइंग रहेगी, आगे तक चलती रहेगी, और नियर फ्यूचर देयर विल बी द नो लिक्विडेशन ऑफ अवर बिजनेस। ओके, अब एक एग्जांपल दे रहा है, एन एसेट, अभी एग्जांपल देगा, इसमें देखो क्लियर हो जाएगा। एन एसेट में भी डिफाइंड एज ए बंडल ऑफ सर्विसेज। इसमें एक एसेट को माना जाता है कि चलती रहेगी, एक ज़मीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं या प्लांट मशीनरी लगा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे चलता ही रहे। अब फॉर एग्जांपल बता रहा है, ए मशीन परचेज फॉर ₹2 लाख एंड एस्टिमेटेड वैल्यू हमने मानी 10 ईयर्स, हम ये एज्यूम करेंगे 10 साल में खत्म हो जाएगी, और 2 लाख की मशीन खरीदा। कॉस्ट ऑफ मशीन इज स्प्रेड ऑन द सुटेबल बेसिस ओवर नेक्स्ट 10 ईयर फॉर असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ईच ईयर। इसमें हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, 2-2 लाख रुपये के हिसाब से, और हम मान के चलें 10 साल चलेगी, इसको डिवाइड करेंगे 2 लाख को 10 से तो कितना आएगा 20,000, तो 20,000 करके ये 10 साल में खत्म हो जाएगी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो ये कह रहा है हम इसको ये ट्रीट नहीं कर रहे कि खर्चा है, एसेट मान के चले जा रहे हैं, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे ही ऐसा करा गया है। नंबर 4 पे है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये भी बढ़िया है, सारे ध्यान से सुने। अब फिर हम नॉर्मल बात करते हैं, इसमें नहीं देख रहे क्या लिखा है, नाम से क्या पता लगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट APC, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो अगर मान लो एक बिजनेस 10 साल तक हमने कोई बिजनेस करते रहे, हमने ये नहीं देखा क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है, या हम पूरी लाइफ देख ही नहीं रहे तो हम बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है या लॉस कमा रहा है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमारा बिजनेस करना बेकार है, तो हम पूरी लाइफ टाइम का एक साथ प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। इसलिए हम पूरे बिजनेस के टर्म को, अपनी पूरी बिजनेस की अकाउंटिंग लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं। क्या करते हैं हम, स्मॉल पीरियड्स में बांट देते हैं, ठीक है। क्यों बांट देते हैं, जिससे हम उन छोटे छोटे पीरियड्स को, जिसमें जो 1 पीरियड होता है वो 1 ईयर का माना जाता है, उसमें हम 1 ईयर में हर बार देखते रहते हैं रिव्यू करके कि हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, इस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, और इसी को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। कि पूरी लाइफ में एक साथ प्रॉफिट और लॉस ना निकाल कर आप छोटे छोटे पीरियड्स में बांट कर इसमें चेक करते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड में कि हमारा जो रिव्यू क्या रहा, ठीक है। इसलिए पूरे बिजनेस को अकाउंटिंग पीरियड में छोटा बढ़ाता है, और ये हर कोई बिजनेस 1 साल का ही फॉलो करता है। ये आगे 2 तरह का होता है, कह सकते हैं इसमें, एक तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, और एक होता है कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे हम एग्जांपल देंगे कि 1 अप्रैल 2019 से हम कहेंगे 31 मार्च 20 तक का जो है, ये वाला 20 ये वाला 19 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसको ऐसे भी बोला जाता है, आप इसको कह सकते हैं 1920 दिस वन। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो सेम 1 जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी 19 से शुरू होगा, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 19 को ही ख़त्म हो जाएगा। ये 19 पे शुरू हुआ, 19 पे ही ख़त्म हो गया। इसे कैलेंडर ईयर बोला जाता है, इसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। तो 2 ईयर्स हैं ये, ठीक है। इसे अकाउंटिंग पीरियड इसी हिसाब से लिया जाता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बिजनेस कोई भी ले सकता है। खैर हम इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंटिंग पीरियड रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम, मतलब टाइम को बांटना, अलग अलग पार्ट्स में बांटना। एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, पूरे साल के एंड में जो भी हम अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसमें अकाउंट को छोटे छोटे पीरियड में बांट दिया जाता है, स्पैन ऑफ टाइम में बांट दिया जाता है। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बाय डिफरेंट यूजर्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हम छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटते हैं, रेगुलर इंटरवल्स में बांटते हैं पूरे टाइम को, ठीक है। जैसे 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स को ऐसा ना बांट के हम 10 ईयर्स में अलग अलग टुकड़े कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या है, ये हर जो है ना 1 एक अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। पूरे अकाउंट्स को एक साथ ना बांटकर प्रॉफिट लॉस के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, टाइम स्पैन ऑफ टाइम में बांट दिया जाता है। इसको को हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब एग्जांपल और डिटेल में जाना है तो जा सकते हैं। बैंकर्स रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली बिकॉज दे वांट टू एंश्योर सेफ्टी एंड रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रेगुलर इंटरवल पर टू एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड फंड रिक्वायरमेंट। तो ये सब
मोस्टली क्या होता है, ये नॉर्मली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर माना जाता है जो है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल जो हम बोल रहे हैं उसको 1 ईयर बोला जाता है। और मैंने आपको दोनों बता दी कि 2 तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, और एक होता है कैलेंडर ईयर। कोई भी आप ले सकते हैं जो भी बिजनेस लेना चाहे। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम से पता लग रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बिजनेस में जितनी भी एसेट परचेज करते हैं उस पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये मानते हैं कि लंबे समय तक चलती रहेगी, उसकी कॉस्ट वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करते हैं और उस पर ही अकॉर्डिंग उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। इसको हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। According to this concept, all the assets are recorded in the books of account at the purchase price या cost price एक ही बात है, ठीक है। cost price या परचेज प्राइस एक ही बात है, परचेज प्राइस ये बोलते हैं, इस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। विच इंक्लूड्स द परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ, अच्छा परचेज प्राइस वो थोड़ा सा डिफरेंस है जिसमें कि परचेज प्राइस भी आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन वगैरह भी आता है। कॉस्ट तो जितने में खरीदी खाली, और परचेज प्राइस में जो इंस्टॉलेशन जो लगा के जा रहे हैं उसको वो भी, अगर उस पर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन दिया है तो वो भी, और कुछ खरीदने में कॉस्ट आई है तो वो भी सब इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो परचेज प्राइस बन जाता है, ठीक है। ये कॉस्ट के लिए तो खैर यहाँ तक ही बहुत है नेट, आपका 1-2 मार्क्स के लिए, लेकिन और डिटेल में जाना है तो एग्जांपल ये रहा है इसका। इफ एन एसेट परचेज 1 लाख रुपीज़ पे खरीद रहे हैं, उस पर स्पेंड कर रहे हैं 10,000 उन्होंने इंस्टॉलेशन पे, जैसे एग्जांपल दिया आप 1 लाख रुपये का ऐसी खरीद रहे हैं और 10,000 उसको फिट करवाने के दे रहे हैं, तो टोटल जो इसकी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी एसेट की वैल्यू है वो 1,10,000 पे रिकॉर्ड की जाएगी। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 1 लाख प्लस उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, ये हिस्टोरिकल होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल होता है हमें जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा है, इफ अ मशीन इज परचेज 75,000 द परचेज और एक्विजिशन प्राइस विल रिमेन सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम थ्रू इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज। हम लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको इतने पे रिकॉर्ड करेंगे, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी वैल्यू होती रहेगी अलग अलग के ईयर में, अलग अलग जो भी उसकी वैल्यू चल रही होगी उसके हिसाब से। इसका जो लिमिटेशन है वो यही है कि इसमें ट्रू वैल्यू नहीं दिखती, कई बार हिडन प्रॉफिट्स छुपे होते हैं, नहीं होते, तो हम इसको कॉस्ट पे दिखाते हैं जो कि सही नहीं है। तो ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आइए आगे हम ड्यूल रिस्पेक्ट पे चलते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखें इसको, जरूर आता है क्वेश्चन जरूर। ड्यूल एस्पेक्ट, फिर हम दोबारा इसकी बात नहीं करते, नॉर्मल बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय बुक ऑफ अकाउंट में उसके 2 एस्पेक्ट, 2 पहलू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक पहलू तो आपका डेबिट साइड का माना जाता है, एक क्रेडिट साइड का माना जाता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम दे रहे हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द बेसिस, वेरी बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं। आपकी पूरी बुक इसी पे, डबल एंट्री बुक कीपिंग ही नाम है इसके 11th क्लास की। इट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर इन द बुक्स हैव 2 एस्पेक्ट्स। ये हमें बताया जाता है कि इसमें इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में हम कर रहे हैं उसके 2 इफेक्ट हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है 50,000 रुपीज़ का, तो इससे एक तो क्या बिजनेस में कैश बढ़ेगा, प्लस हो जाएगा कैश, ठीक है, और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी ओनर्स की 50,000 की। या इसको इस तरह कैसा कहा जा सकता है कि मान लो मैंने 50,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4,000 हमने 50,000 रुपीज़ का माल खरीदा, 50,000 रुपीज़ का माल खरीदा मैंने। तो माल खरीदा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास गुड्स आई, स्टॉक आया, ठीक है, गुड्स, तो यह स्टॉक आया मेरे पास, ये परचेज आया मेरे पास, तो ये तो प्लस हो गया मेरे पास, और मेरे पास से कैश चला गया 50,000 रुपीज़ का, कैश माइनस हो जाएगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा, दिस वन। तो ये क्या है, इसके 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, 2 इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे पास से क्या हो, मेरे पास गुड्स आई, मैंने गुड्स गेन रिसीव करी और बदले में मेरा बहुत वैल्यूएबल थिंग कैश चला गया, और जो सामने वाला है जिससे हमने खरीदा उसके पास कैश है, उसके पास से उसकी गुड्स चली गई। तो हर ट्रांजैक्शन, हर इंसिडेंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इसी को ड्यूल एस्पेक्ट बोला जाता है। और अभी आप चैप्टर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो यही होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इसको इफेक्टिव करती है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है, ये वाली बराबर वाली, दोनों साइड के बराबर आएंगी, ठीक है। इसी को हम इक्वेशन स्टेट द एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड आउटसाइडर, ये बोल रहा है वो। ये जो इक्वेशन है हमें कहते हैं, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अकाउंटिंग इक्वेशन। और आप पढ़ेंगे इसको, ये रहा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात है। दिस इक्वेशन स्टेट दैट द एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड आउटसाइडर्स,
ठीक है, ये हम जब चैप्टर 5वां 5th पढ़ाऊंगा आपको, मैं बोर्ड से पढ़ाऊंगा, आप बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होएगी। तो ये है आपका ड्यूल एस्पेक्ट। मेन चीज़ इसमें यही थी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड जाता है, एक क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, एक मतलब आपको कुछ मिल रहा है, गिवर देने वाला कुछ दे रहा है, एक और रिसीवर है, एक रिसीवर साइड है, तो दोनों साइड जाता है। ठीक है, इसको ड्यूल एस्पेक्ट बोलता हूँ और इसी पे पूरा अकाउंट मेंटेन होता है। और अब ये मेरे ख्याल लास्ट है इसकी आपकी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, इसको रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप ध्यान से देखें, इसके हेडिंग से पता लग रहा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसमें ये बताया जाता है इस कॉन्सेप्ट में कि मान लो हम कोई ट्रांजेक्शन टुक प्लेस कर रहे हैं, हो रही है हमारी, और वो क्रेडिट पे हो रही है। मान लो जनवरी में हमने उधार माल बेचा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी में उधार माल बेच रहे हैं, पैसे हम 3 महीने बाद दे रहे हैं, तो अप्रैल में इसके पैसे मिलेंगे। तो ये हमें इंसिडेंस हमें बता रही है कि जब एक ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, जब एक ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड तो तभी कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में रिसीव बाद में होती है। ठीक है, तो इसमें यह बताना चाह रहा है कि हम जब रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो ना उसी समय रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, ना कि जब वो सेटल हो। जैसे अभी आपको क्लियर करते हैं, एक ध्यान से देखिए, बता रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिवेन्यूज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड। जब एक ट्रांजेक्शन एंटर्ड होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 जनवरी को हमने माल बेचा, 1 जनवरी 19 को हमने माल बेचा, तो ये ट्रांजेक्शन इस डेट पे हो गई, तो इसको तभी रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश, और इसका जब ऑब्लिगेशन रिसीव होता है, जब एस्टेब्लिश होता है तभी रिकॉर्ड कर दी जानी चाहिए, ना कि जब ये सेटलमेंट होएगी। ठीक है, और 3 महीने के क्रेडिट पे हमने माल बेचा, मान लो हमें 1 अप्रैल में हमने ट्रांजेक्शन करी, ठीक है, 3 महीने के बाद हमें इसके पैसे मिलेंगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई को हमें पैसे मिलने हैं, तो 1 अप्रैल को ही रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ना कि जब 3 महीने बाद इसके पैसे मिलेंगे तब। इन अदर वर्ड्स आपको क्लियर करता है, व्हेन वी रिसीव द राइट टू रिसीव द रिवेन्यू दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। ठीक है, जब हमें राइट मिल जाता है रिसीव करने का रिवेन्यू को, तब ये रियलाइज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, सेल्स मेड इन मार्च 2010 एंड रिसीव अमाउंट इन अप्रैल। हम मार्च में तो माल बेच रहे हैं 2010 में, और हमें अमाउंट मिल रहा है अप्रैल 2010 में, 1 महीने बाद। रिवेन्यू ऑफ दिस सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज इन फेब्रवरी मंथ, तो इसकी रिवेन्यू कब आ जाएगी, इसकी रिवेन्यू फेब्रवरी या मार्च, मान लो जो भी कह रहा है, यहाँ मार्च का एग्जांपल दे रहा है, फेब्रवरी या मार्च तभी आएगी व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, जब गुड्स बेची गई थी, मान लो मार्च में ही बेची गई थी। ठीक है, या उससे पहले उन्हें ट्रांजेक्शन की होगी फरवरी, इसलिए फेब्रवरी का एग्जांपल दे रहा है कि फरवरी माल बेचा होगा, मार्च में उसकी सेल्स हुई होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ एक्चुअली मार्च की जगह आपका यहाँ वही आना चाहिए था फरवरी। तो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, तो यहाँ क्या बता रहा है कि आप समझ गए होंगे, ये मैंने वो जो आपको ये वाला एग्जांपल दिया ये भी बहुत क्लियर है कि मानो अप्रैल में ट्रांजेक्शन की तो अप्रैल में रिकॉर्ड की जानी है, 3 महीने बाद, 1 जुलाई में नहीं, 1 जुलाई में नहीं, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे अप्रैल को रिकॉर्ड होगी। इस तरह से यहाँ पर भी बताना चाह रहा है कि फरवरी में मान लो माल बेचा, मार्च में उसकी ट्रांजेक्शन हुई और अप्रैल में पैसा मिलेगा, तो ये तभी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी जब वो सेल हुई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रहा है, मान लो कमीशन फॉर द मार्च 2010 इवन इफ इट रिसीव्ड इन 2010 विल बी टेकन इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। Similarly, if the rent of the April is received in advance, will be taken profit and loss account for the financial। इतना और डिटेल में खैर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर वही रेंट अप्रैल का आपको रिसीव होता है एडवांस में ही मार्च में, ठीक है, अप्रैल वाला एडवांस में मार्च में मिल गया, तो इट विल बी टेकन ऑन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइनेंशियल, मार्च में ही लिखा जाएगा उसको। इट मतलब जब ट्रांजेक्शन हो रही है कोई एडवांस की भी हो सकती है और आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तभी इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। अभी 8 और ये जो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, जितना हम अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे और समझाएंगे आपको भी उतना ही आएगा। और मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी इस पे बनाई है, अभी आगे अकाउंटिंग क्वेश्चन वगैरह और बोर्ड पे बनाऊंगा मैं। 12th पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप अपने जो बड़े फ्रेंड्स हैं साथी हैं उनसे भी शेयर करें। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।